So guys, welcome back and now we are back with another video of class 11th। और ये वीडियो मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ाया था। बेसिकली मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने जो रिवाइज किया है मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको मेरे इतना मेहनत ना करना पड़े एंड यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। बट दिस इज़ द थिंग, यू कैन जस्ट गो विथ इट। एंड पहले मैं क्या करता था, मैं नोट्स बनाता था, उसमें आपको बताता था। So that is a long and lengthy task because the notes which I am making is not beneficial to me also. So basically हमको क्या करना है, we need to go through the book itself and main points पढ़ेंगे और उसमें से आगे बढ़ेंगे and I think it will be good to go one by one. Okay, so let's start and so this book and all this is so the first topic was why do we need a constitution। so इसमें ऐसा है, constitution क्या है, function क्या है उसका, क्या रोल परफॉर्म करता है सोसाइटी में। so the first thing was constitution allows coordination and assurance। so इसमें ये लिखा हुआ है कि आप ये समझिए अपने आप को कि आप एक लार्ज ग्रुप में रहते हैं, फिर ये सोचिए कि उस ग्रुप में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो मेंबर जो हैं बहुत सारे डिफरेंट वेरियस वेज में डिवाइड किया गया है। जैसे किसी का रिलीजन जो है डिफरेंट है, किसी कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई रिलीजन ही पोजेस नहीं करता। और वो बहुत सारे अदर उसमें भी डिफरेंट हैं और लाइक प्रोफेशन में डिफरेंट हैं, एबिलिटीज़ में डिफरेंट हैं, हॉबीज़ में डिफरेंट हैं। उनका बुक उनका टेस्ट अलग है, खाते या पीते अलग है, फिल्म से लेके बुक्स तक। कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई ओल्ड है, कोई यंग है। तो इतने हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म किया जाए। या कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, कभी कुछ कोई पानी को लेकर प्रॉब्लम हो गया, कोई पार्क्स को लेकर कोई कुछ बनाना चाहता है उसको लेकर प्रॉब्लम हो गया। तो कैसे इसको दूर किया जाए, क्या उसके बाद भी सब सब खुश रह सकते हैं, वो इसमें ये दिया हुआ है। नाउ अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हम एक बेसिक रूल बना दें। तो इसमें बोला है कि वो ग्रुप सर्टेन बेसिक रूल फॉलो करेगा। क्यों क्यों चाहिए, बिकॉज इसमें क्या होता है कि सब सम बेसिक रूल अगर एब्सेंट होंगे तो हर जो एक आदमी रहेगा वो इनसिक्योर रहेगा, बिकॉज को पता ही नहीं रहेगा कि वो क्या कर सकता है। दूसरे वो रूल्स वो काम करने से सामने वाले को क्या घाटा हो सकता है। तो इस कारण एक नॉर्मल मिनिमम सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करने चाहिए, जिससे क्या बोलते हैं, एक मिनिमम डिग्री ऑफ, देखिए यहाँ लिखा हुआ मिनिमम डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन हो। सो और इसमें लिखा हुआ है बट दिस रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। सो दैट ओके, रूल है पर फॉलो नहीं कर रहे तो क्या मतलब। सो दिस इज आर लाइक लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। So this is the function. This is the first function. So the first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst the member of a society. So we can do this thing. Okay. So this is not rubbish. Now this thing is like a specification of decision making powers. So लिखा हुआ है constitution is the body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया हमको। अब बट व्हाट, ये फंडामेंटल रूल्स होने क्या चाहिए और क्या लॉ होना चाहिए। अगर हमको इफ यू वांट एक्स रूल पर वो रूल जो है वो वाई हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा रूल हमको फायदा करेगा कौन सा नहीं करेगा। हमको लगेगा कि ऐसा रूल होना चाहिए जो सबके लिए बेस्ट हो, पर लेकिन लोग सोचते हैं कि वो रूल जो है उनके लिए बेस्ट है, बाकी लोग के लिए नहीं है। तो हमको ये सब जो इश्यूज हैं वो कैसे रिजॉल्व करने चाहिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर फॉर दिस। एंड ये क्या होता है, एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी में पावर एलोकेट करेगा ताकि सोसाइटी के हिसाब, और it decides who gets to decide which laws to be implied। Okay, in principle this question who gets to decide can be answered in many ways। पहला है इन मोनार्कियल, जैसे नेपाल में हुआ था, तो वो एक बंदा डिसाइड कर देगा वो को फॉलो करना ही है, लाइक ओल्ड सोवियत यूनियन में होता है, नॉर्थ कोरिया में भी होता है, वन सिंगल पार्टी एवरीथिंग। बिकॉज इवन इफ यू आंसर सो, और दूसरा होता है डेमोक्रेसी कर लो सब कुछ, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो इलेक्ट करते हैं जो जनता की रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ से वहाँ वैसे होके। दिस इज दैट। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल हमको पता है कि इट इज़ स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट है जो कि डिसाइड करता है लॉज एंड पॉलिटिक्स। ओके, लॉज एंड पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, नॉट पॉलिटिक्स, ओके पॉलिसीज, ओके पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं। एंड दैट पार्लियामेंट itself be organized in a particular manner। So before identifying what the law is in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it, कौन सा authority। if from parliament has an authority to enact the laws, there must be a law that bestows this authority on parliament in the first place। तो अगर इसके पास ये अथॉरिटी है तो कोई लॉ से ही वो अथॉरिटी आई होगी।
So this is the function of the constitution. So the second function of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. Then you can say that limitation on the powers of government. तो ये enough नहीं है. Suppose you decided who had the authority to make the decision, but then the authority passed the law, and that was पूरा वो अनफेयर था. तो इसके कारण क्या होता है, लाइक सपोज आपके रिलीजन में जो इंस्टेंसेस है, आपको कलर पहनने का, सबको कास्ट रिलीजन सब में कुछ उन्होंने लॉ को बना दिया जो आपके लायक, जो किसी के लायक भी अच्छा नहीं है. और द गवर्नमेंट सिंपली मेड अ लॉ लाइक आर्बिट्री अरेस्ट समवन, लाइक सिंपली इफ दे आर broke something and it against the law, they'll make it against the law, so then you can you will be arrested. So it's unfair. So there must be a party who will keep an eye on this. Okay. So the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. ओके. अब कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज. कैसे कैसे होता है? वो होता है कि द एग्जैक्ट कंटेंट देखिए, द बोर्ड मोस्ट कंस्टिट्यूएंसी विल प्रोटेक्ट अ बेसिक राइट फॉर क्लस्टर ऑफ राइट. लाइक सिटीजन के लिए बहुत सारे राइट्स अपने पास, राइट टू आस्क एंड लाइक सिटीजन विल हैव नॉर्मली हैव राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है. दिस इज द थिंग. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कोसाइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ कंडक्ट और ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा. तो ये लिमिटेड रहते हैं ड्यूरिंग, अगर नेशनल इमरजेंसी हो गई या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सर्कमस्टेंसेस ले आया तो ये राइट्स फिर रिवोक हो जाते हैं उस समय के लिए. तो हमको ऐसे ही याद करना है क्या होता है क्या नहीं होता. अगर मेरा स्पीड धीरे है तो आप मेरे को, सॉरी तेज है, तो आप मुझे बता सकते हैं. अब आता है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी. तो लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड देमसेल्व्स लार्जली टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड सेटिंग सम लिमिट्स टू द गवर्नमेंट पावर. But many 20th century constitution, of which Indian constitution is the finest example, ये क्या करता है, ये एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसमें गवर्नमेंट को कोई सर्टेन पॉजिटिव थिंग कर सकता है और उस टू एक्सप्रेस एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज particularly innovative in this respect. जो societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not have to set limits on the power of government. They will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. Like मैन वुमेन का था, कास्ट सिस्टम था, ये सब में गवर्नमेंट ने बहुत फायदा किया. सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज फ्री ऑफ कास्ट. जैसे बोला मैंने, in our society aspiration the government will have to enable or empower to take all the necessary steps to achieve the goal. लाइक इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें हिस्ट्री है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, वो अब ठीक हो गया है बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक लॉ फाइल किया. लाइक दिस थिंग्स वी हैव several things in Indian constitution also. So the fourth function was, the fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. So this thing like enabling provision of the constitution, ये क्या है? Constitutions are not only rules and regulation controlling the powers of the government, they also give the power to the government for pursuing collective good for the society. यहाँ पे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल है और इंडोनेशिया का एग्जांपल है. लाइक पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ था. इंडोनेशिया में देखते हैं, द गवर्नमेंट इज enjoined to establish and conduct national education system. The Indonesian constitution ensures that the poor and destitute children will looked after by the government. जो पुअर है जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाता वो उनको गवर्नमेंट हेल्प करती है वहाँ पे. सो दिस इज इट एंड दैट नाउ देखते हैं आगे. फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. फाइनली एंड perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. इसका मतलब ये होता है कि करेक्टिव एंटिटी में वो एक आदमी होना चाहिए, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए तो कि जाके सबके लिए काम करे. ओके. सो ये दिस पार्ट लाइक देखिए पॉलिटिकल आइडेंटिटी होना चाहिए उनका, एंड इंडिविजुअल एस्पिरेशन गोल्स एंड फ्रीडम्स पे वो काम परस्यू करना चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अथॉरिटिव कंस्ट्रेंट्स अपॉन द व्हाट वन मे और मे नॉट डू. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. moral identity, political identity, moral identity is the second one. The third one will be constitution traditions, like it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional tradition. So पहला political identity होना चाहिए, moral identity होना चाहिए, तीसरा दोनों का मिक्सचर होना चाहिए. So एक गुड डील होना चाहिए
ओके, ये लिखा हुआ है मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज democratic in some aspect but most claim to protect their basic rights. Like this here we have, for example, German identity was constituted by being ethnically German. The constitution gave expression to this identity. इंडिया में क्या हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट सिटीजनशिप के कैटेगरी कैटेगरी है इंडिया में। तो अब ये सब देखने की जरूरत, चेक योर प्रोग्रेस, ये सब तुम करने की जरूरत नहीं है। तो अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो हम लोगों ने सम पॉइंट अपने पास है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितना इफेक्टिव है, और इज ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। तो इसका मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। जब हम पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज यूजुअली रिफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट्स, it is what it is specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. कैसे ये बनना चाहिए और क्या क्या चीज फॉलो करना चाहिए, बस यही है कॉन्स्टिट्यूशन भाई। लाइक सम कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम लेंगे अब अपन, तो एक कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। rather what they have a series of documents and decisions जो करेक्टिवली मिलते हैं और इसको फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। So we can say that constitution is a document or set of document that seeks to perform the function that we mentioned, or like this thing. What is a constitution? How effective it is, and what is the what exactly it is. Okay. So, but many constitution around the world exist only on paper. They are mere words existing on a parchment. The crucial question is how effective is a constitution. So this is not we have to do. Mode of promulgation क्या होता है? This refers to how a constitution comes into being. कैसे आया, कैसे वो क्राफ्ट हुआ, और कैसे बना, कौन कौन से some are crafted by military leaders, some are crafted by leaders. For us is Dr. Bhimrao Ambedkar, and there are so many panels were there, and the most successful constitution was India, South Africa, and United States. And although India constitution was formally created by Constituent Assembly between December 1946 से नवंबर 1949 तक, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सो ये याद कर लीजिए। It drew upon a long history of nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. The constitution drew enormous legitimacy sorry, from the uh, fact that is that it was drawn upon by people who enjoyed immense public credibility, हु हैड द कैपेसिटी, जिनको नेगोशिएट करना होता है, क्रॉस सेक्शन करना होता है सोसाइटी से, पीपल कैसे कन्विंस करते हैं, पर्सन पावर क्या होता है, सब कुछ उसमें दिया गया था। सारे रूल्स दिए गए थे, कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज ऑल द थिंग्स, लाइक इसमें हमें कुछ पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अथॉरिटी तो बस ये समझ लीजिए, देयरफॉर अथॉरिटी ऑफ पीपल हु एनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स डिटरमाइन इन पार्ट्स और प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। अब ये जो है नेपाल वाला, दिस आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो, दैट इज 10th पार्ट। पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। मोनार्की था वहाँ पे, किंग बीरेंद्र और ज्ञानेंद्र थे वहाँ पे, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब पता है वहाँ पे, सब उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आता है द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक हॉलमार्क ये है कि सबको फॉलो करना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन that for instance allowed permanent majorities to oppose minority groups within society would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution, right? अगर कोई constitution बोल रहा है कि इसको ये उसके लिए नहीं है, तो वो जो मतलब कोई कोई भी एक पार्ट एक सोसाइटी के लिए नहीं है, तो सोसाइटी उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। और constitution that systematically privileged some members at the expense of others, or this systematically entrenched the power of a small groups in society, would cease to command alliance sorry allegiance. Okay, so इसका मतलब होता है एक का एक के घाटा करा के एक का फायदा, ये सब नहीं होना चाहिए। so ये अब लिखा हुआ है, if any group feels that their identity is being stifled, they will have no reasons. This is also good. No constitution by itself achieve perfect justice, so it's how it will achieve perfect justice by us. We need to give our thoughts, and we need to stand by the right thing, so that our constitution can be modified or molded into new things time by time. A constitution preserves the freedom of equality of all its members, the more likely it is to succeed. Thus, the Indian Constitution, broadly speaking, give everyone a reason to go along with its broad outlines. After studying this book, okay, this is not the thing. अब क्या होता है, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन होता है, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए बेसिकली। लाइक वी हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं हमेशा,
वी हैव हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंट लाइक लेजिस्लेचर्स है, फिर लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड उसके बाद हमारे पास कुछ इन इवन इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्ट होता है. This ensures that even if one institution want to subvert the constitution, other can check its transgressions. मतलब होता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा करके. तो ये एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जो चेक करता है और बैलेंस करता है. और अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इस इंटेलिजेंस सिस्टम का ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट बैलेंस रखे सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स और प्रोसीजर के उसमें एज अथॉरिटेटिव एंड एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी अलाउ करें, तो कि हम ताकि हम एडेप्ट करें चेंजिंग, हम अपन चेंज कर सकें, ताकि किसी के अपलिफ्टमेंट में अगर कोई रुकावट आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन का ना, तो वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अब आता है टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक, दैट इज ऑल्सो वी नो. जो झुके हुए चीज ही आगे निकलते हैं. तो लिखा हुआ है टू फ्लेक्सिबल में भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है. तो अब सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो राइट बैलेंस रखे. ओके. Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself three questions. This is not the thing. Of how it was the Indian constitution made? So ये अपना important point है. It held its first sitting on 9 दिसंबर 1946. यहाँ पे हुआ. और ये और जब क्या बोलते हैं फिर 1914 अगस्त 1947 को डिवाइड हुआ इंडिया पाकिस्तान. और तो मेंबर कैसे चूज हुए? इंडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, एंड दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. एवरीथिंग वाज अंडर 1935. अब द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड रफली along the lines suggested by the plan proposed by the committee of British cabinet ने जो बोला था, इसको बोलते हैं अपन कैबिनेट मिशन. तो अभी तक क्या पढ़े हम लोगों ने? 9 सितंबर दिसंबर 1946 को हुआ था, इसको डिवाइड हुआ, तो फिर इसमें मेंबर्स इसके चुने गए जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था. कैबिनेट मिशन का जो एक्ट था उस तरफ से. अब क्या लिखा था? ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप्स ऑफ स्टेट वर अलॉटेड सीट प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10,000. एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस जो कि डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल्स थे वह उनको 292 लोग करने थे, और बाकी प्रिंसली स्टेट्स को मिनिमम दिया गया था 893 सीट्स. अब जो कि ईच प्रोविंस जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था तीन जैसे कम्युनिस्ट, मुस्लिम एंड सिक्स एंड जनरल. सो जैसा उनका प्रोपोर्शन था वैसे किया गया. कैसे क्या अब देखिए. और मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको अपना ओन रिप्रेजेंटेटिव मैटर करना था. कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए. So the method of selection is in the case of a representative of princely state was to be determined by the consultation. So what was the कैसे हुआ? देखिए सिंपल फिर रिवाइज करते हैं. 9 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1947 प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज था, उनका मेंबर सेलेक्ट करने थे. कैसे हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के कारण हुआ था. और कौन था? ब्रिटिश कैबिनेट का जो कैबिनेट मिशन है उसको उसके जरिए हुआ था. इसमें हुआ क्या था? प्रोमिनेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट को अलग अलग सीटें अलॉट की गई थी उनके जितना वहाँ पे लोग हैं उनके हिसाब से. प्रोमिनेंस को इस हिसाब से मिली 292 सीट, और प्रिंसली स्टेट को मिली 93 सीट्स. प्रोविंस की सीट जो है वो तीन चार भाग में और डिवाइड हुई, लाइक उनके कम्युनिस्ट, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन ऐसे करके. और वैसे ही जैसे उनका पॉपुलेशन था वैसे. और उनका जो इलेक्शन हुआ था वो कैसे हुआ था? बाय देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और जो प्रिंसली स्टेट का हुआ था कंसल्टेशन के द्वारा. तो दिस इज द फैक्ट विच वाज given in the book or in the constitution. So it is not the thing you can simply learn, like we must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does the social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principles of life. The principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty, nor can liberty or equality can be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative, because liberty is an individual self-respect to equality. Without fraternity, so without this thing, we don't have an
नॉर्मल कर्स ऑफ थिंग्स। तो अब कंपोजिशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसे हुआ? एज ए कॉन्सिक्वेंसेस पार्टीशन में क्या हुआ था, 3 जून 1947 को जो मेंबर सिलेक्ट किए गए थे पाकिस्तान टेरिटरी से, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स इन असेंबली जो है वो 299 हो गया। अब क्या हुआ, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जहाँ पे 284 ही एक्चुअल मेंबर्स प्रेजेंट थे। और 24 जनवरी 1950 को इसको सिग्नेचर किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास हुआ 26 जनवरी 1950 को। The constitution was thus formed against the backdrop of horrendous violence that a partition unleashed जो जो हुआ उसके बाद फॉर्म हुआ, but it is a tribute to the fortitude of the farmers that they were not to be able to draft a constitution under immense pressure, but also उनको पता चला कि उनका क्या क्या जो वायलेंस हुआ था वो पार्टीशन के साथ जो हुआ था वो जो घाटा हुआ उनको। The constitution was committed to a new conception of citizenship where not only would minorities to be secure but the religious identities will also be secure। तो ये देखते हैं, 3 जून 1947 को जो मेंबर्स थे जो कि पाकिस्तान से थे वो पाकिस्तान चले गए, तो फिर से जो मेंबर है वो 299 हो गए, रिड्यूस हो गए। फिर 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे। ये पास कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को, 2 दिन पहले। और फिर 26 जनवरी को ये क्या बोलते हैं पूरी तरह से पारित हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लीडर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। But this account of the composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. Although the members of Assembly were not elected by universal suffrage, there were serious attempts to make the Assembly a representative body. ठीक है, members of all religions were given representation under the scheme described above, जैसे यहाँ पे दिया गया है। अब in addition the assembly had 28 members for the 28 members थे एससी के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस डोमिनेट किया था 82% से। अब कांग्रेस में भी इतना डाइवर्स पड़ा था कि वो अपने अंदर ही पूरा अकोमोडेट किया। अब लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। The authority of Constitutional Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly representative. It comes from the procedure it adopted to frame the Constitution and valued its members brought to their deliberations. While in any assemblies that claims is to be representative, it is desirable that diverse section of society participate. ठीक है, तो ईच मेंबर क्या होता है उसको इंटरेस्ट देना चाहिए। और इन डिफेंस तो बहुत सारा होगा लेकिन डिफेंसेस पर मैनी थे। तो इंडिया का क्या सेंट्रलाइज सिस्टम अपनाना था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम अपनाना था, स्टेट रहना था, रिलेशन और सेंटर के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, जुडिशियरी के पावर कैसे होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी राइट कैसे होने चाहिए, ऐसा सब था यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने यहाँ पे बहुत अच्छा किया पब्लिक रीजन के लेके। तो दिस आर ऑल थिंग्स हाउ इट्स देयर एंड थिंग कैसे हुआ क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो प्रोसीजर क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट क्या हुआ था कि मंडेन कोई बोरिंग चीज़ नहीं लेना था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है 8 मेजर कमिटीज थी बेसिकली, जो कौन कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर जो थे वो चेयर कमिटी में थे। ये जो दिस वर नॉट द मैन एग्रीड विद ईच अदर ऑन मेनी थिंग्स। अम्बेडकर जो थे बहुत क्रिटिक थे कांग्रेस और गांधी के, एक्यूजिंग देम टू किसके लिए, जो आपका स्केड्यूल कास्ट के लिए बहुत कास्ट से काम नहीं कर रहे थे उनके लिए एक्यूज किया गया। पटेल और नेहरू ने डिसएग्री किया, नेवरदलेस सबने एक साथ काम किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। यूजुअली एन अटेम्प्ट मेड किया कंसेंसस विद द बिलीव दैट प्रोविजंस एग्रीड टू बाय ऑल, सबके जैसे एग्री होना चाहिए। बट इन ईच इंस्टेंस कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट तो होता ही था। तो अब इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट क्या था, द बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ असेंबली दैट प्रोड्यूसेस इट। तो एन असेंबली एज डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कुड नॉट फंक्शन, कोई भी अगर बैकग्राउंड उसमें नहीं होता तो। एंड बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था, सबको पता है क्या स्ट्रगल हुआ था। सो अभी क्या हुआ था, रिजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली मूव्ड बाय नेहरू इन 1946। So these are the things which we don't need to learn, just we can go through it. Like based on the resolution, our constitution gave institutional expression to these fundamental commitments like equality, liberty, democracy, sovereignty, and cosmopolitan Politan identity. Thus, our constitution is not mere a maze of rules and procedures, but a moral commitment to establish a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people. So let us see, देखिए इतना ज़्यादा नहीं है अपने पास। तो let us see the main point objectives of
रिजोल्यूशन क्या क्या था? लाइक इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट सोवेरेन और रिपब्लिक होना चाहिए। इंडियन शैल बी यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटेन इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट आउटसाइड ब्रिटेन इंडिया, India states are willing to be a part of union. Okay, territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of a government and administration except those assigned to or vested in the Union. All powers and authority of a sovereign and independent India and its constitution shall follow from the people. All the people of India should be guaranteed and secured social, economic, and political justice, equality of status and opportunities, and equality before law, and fundamental freedoms of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association. ये सब है। माइनॉरिटीज बैकवर्ड सबका इक्वल होना चाहिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सोवेरियन राइट ऑफ लैंड और सी, ये सब में होना चाहिए। ओके, लैंड सी मतलब सब राइट सब में होना चाहिए। अब इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट क्या किया गया था, कैसे कैसे इंस्टीट्यूट बनाए गए, बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव को क्या पावर दी गई, लेजिस्लेचर को क्या पावर दी गई, जुडिशरी को क्या पावर दी गई, वो दिया है इसमें। अब जैसे लिखा हुआ है वाइल इन्वॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस गवर्नमेंटल अरेंजमेंट, बहुत सारे जो हैं वो स्टेट इन लर्न फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंट्रीज, बहुत जगह से लिया गया है। अब क्या क्या लिया गया है वो इसमें अगर दिख गया तो अच्छी बात है। लाइक ईच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी डिफेंड ऑन ग्राउंड्स दैट इट वाज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस। ओके, सो नाउ आता है, अब देखिए ये मेन पॉइंट है, प्रोविजंस एडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ब्रिटिश से क्या लिया गया? फर्स्ट पास द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ लिया गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल लिया गया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है ब्रिटिश से लिया गया। यूएस से लिया गया, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिया गया, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया गया यूएस से। आयरिश से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फ्रेंच से लिया गया लिबर्टी इक्वालिटी ऑफ फेटर्निटी का। कैनेडियन से लिया गया आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आता है कई बार कैनेडियन वाला। तो बेसिकली लेते हैं ब्रिटिश से क्या लिया गया था, ब्रिटिश से लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया गया था मेन। अब और इससे लिया गया था फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसमें लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किया था आयरिश से, और लिबर्टी इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी लिया गया था फ्रेंच से, और सेंट्रल गवर्नमेंट का लिया गया था, फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का लिया गया था कैनेडियन से। So this is the stuff, and guys, this is it, and this was the first part. So please let me know how was it, and I know this was a bit lengthy for a first chapter, so I'll try to minimize it, and I'll try to make a point now. Like this, we read some unnecessary stuff. So in the next video, I'll pinpoint the stuff which we need to write before giving it to you guys, and so it will be helpful. I trust. So this point, just revise this. There will be questions coming from this also, like as I already told you. So and so guys, this is it. And as I always say, best of luck for your exams. Bye bye.